बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 10 और चैप्टर नंबर है 10 उसका। और यहाँ पे इसकी वर्क एग्जाम्पल्स हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं तरीक़ेकार के ज़रिए ताकि वो इजी लगे हमें। तो वर्क एग्जाम्पल पर 3 हमारे पास है, जो पेंडुलम हमने स्टडी किया है उसके बाद की एग्जाम्पल्स हैं ये। फाइंड द पीरियड, बताइए पीरियड क्या है, एंड द फ्रीक्वेंसी, बताइए फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका बताइए पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑफ कितनी लेंथ दे रहा है उसकी 1 मीटर, 1.0 है, 10 नहीं है, इसको 10 ही समझिएगा। 1 मीटर लॉन्ग दे रहा है एट अ लोकेशन वेयर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहाँ पे जी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और उसकी लेंथ जो है पेंडुलम की वो हमारे पास 1 मीटर है। तो बताइए इसका पीरियड क्या होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जाहिर बात है हमें इसकी लेंथ दे रहा है 1 मीटर, तो वो एल स्मॉल एल लिखा जाता है, कैपिटल नहीं होता। स्मॉल एल इज इक्वल टू 1 मीटर। जी गिवन है आपके पास, वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने लिख रखी है 3.141, 3.142 भी लिखते हैं बहुत से लोग, 3.41 भी लिखते हैं। क्या मालूम करने को कहता है, फाइंड द पीरियड। तो टी मालूम करना है आपको, सेकंड चीज़ फ्रीक्वेंसी वो एफ मालूम करना है। फार्मूला हम जानते हैं, पेंडुलम का जो फार्मूला होता है उसके अंदर T इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी होता है। रेडिकल के अंदर एल ओवर जी होता है। 2 की जगह 2 रख दिया, पाई की जगह 3.141 रख दिया, 3.142 रख लें आप। रेडिकल है, रेडिकल रहेगा एल, एल हमारे पास 1 मीटर दे रखा था, 1 आ गया। जी की जगह कितना आएगा 9.8 आ जाएगा। ये हम कुछ भी नहीं करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.282। और रेडिकल के अंदर क्या होगा, रेडिकल अपनी जगह जो रेडिकेंट होगा 1 को डिवाइड करेंगे 9.8 से तो 0.1020 आ जाएगा इसके अंदर। तो ये आ गया इसका रेडिकल के अंदर 0.1020 आ गया। रेडिकल निकालेंगे तो आएगा 0.3193 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.01 आ जाएगा सेकंड। ये पीरियड था, तो पीरियड का जो टाइम होता है उसका यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है हमारे पास। इन दोनों मल्टीप्लाई किया हमारे पास तो ये 2.01 ऐसा आ गया, सेकंड आ गया। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास, उसने कहा था हमें फ्रीक्वेंसी बताइए। तो हम जानते हैं फार्मूला फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t के बराबर होता है। टी हम पीछे निकाल चुके हैं, 2.01 है, तो 1 को डिवाइड करेंगे 2.01 से तो 0.50 हर्ट्ज आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है हमारे पास। तो आसान सा सवाल था जिसके अंदर टाइम पीरियड मालूम करने को कह रहा था और उसके फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए कह रहा था। तो और पेंडुलम कहा हुआ था, पेंडुलम का फार्मूला होता है रेडिकल टी इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल एल ओवर जी। तो एल और जी जो होता है वो रेडिकल में होते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इसकी सेकंड एग्जांपल हमारे पास है। कहता है वर्क एग्जांपल है 4 हमारे पास है। एक पेंडुलम है, कहता है क्लॉक्स विथ अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ सेकंड। सेकंड के गुजरने के साथ साथ वो पेंडुलम क्लॉक क्या करता है, वो मेजरमेंट करता है। हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड, कितना पेंडुलम हमें ज़रूरत पड़ेगी। लॉन्ग मीन्स लेंथ, हाउ लॉन्ग कितने लंबे पेंडुलम की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड होगा टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, जिसका टाइम पीरियड कितना निकले वो 1 सेकेंड हो। जी की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हाउ लॉन्ग, जब लॉन्ग का बात की तो कितना लंबा होगा पेंडुलम कि वो 1 सेकेंड का वो रोटेट करे हमारे पास। एक रेडिएट सरफेस बना लेते हैं, एक हैंग कर लेते हैं एक हमारे पास यहाँ पे पेंडुलम को। तो कहता है इसकी लेंथ बताइए, लेंथ क्या होगी, कितनी लेंथ रखें कि ये जाए किसी पॉइंट ए से जाए पॉइंट बी तक जाए और वापस आए, और कितनी देर के अंदर, वो 1 सेकेंड के अंदर। तो लेंथ मालूम करने के लिए कह रहा है, तो एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.142 भी रखते हैं लोग। फार्मूला हम जानते हैं, पेंडुलम का फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल एल ओवर जी। लेंथ और जी जो होता है वो रेडिकल में होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। टी जो है वो हमें दे रखा था 1 सेकेंड था, उसने कहा था 1 सेकेंड रोटेट कर लेता है, टाइम लेता है वो। तो टी की जगह 1 आ गया हमारे पास। 2 अपनी जगह, पाई की वैल्यू 3.141 है। रेडिकल अपनी जगह, एल मालूम करने के लिए कहा था तो एल ऐसी रहने देंगे, जी की वैल्यू 9.8 कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद कुछ नहीं, 1 अपनी जगह पर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6.282 आ जाएगा। रेडिकल अपनी जगह पर है, अब रेडिकेंट भी अपनी जगह पर है। ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जाके 1 को डिवाइड करेगी। 1 को आके डिवाइड किया 6.0282 ने, वो अपनी जगह पे एज इट ही रहा रेडिकल। 1 को डिवाइड करेंगे 6.282 से तो 0.1591 आ जाएगा पास। इसको फर्दर देखिए,
ये जो आया था वहाँ पे यहाँ लिख दिया, ये अपनी जगह पर रेडिकल है। तो रेडिकल फ्री कैसे होगा, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, यहाँ भी रेडिकल ले लेंगे और उस तरफ भी हम रेडिकल ले लेंगे। तो ये 0.1591 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0253 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ रेडिकल फ्री हो जाएगा, विदाउट रेडिकल आ जाएगा हमारे पास। 9.8 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। 9.8 लाके मल्टीप्लाई किया, एल अपनी जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे। 0.247 है तो 0.25 मीटर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये भी इजी था, पेंडुलम का फार्मूला लगा रखा था हमने। एक असेसमेंट है इसके अंदर, कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम। कहता है सेकंड पेंडुलम की बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, सेकंड पेंडुलम वो ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड जो होता है वो 2 सेकंड होता है। तो ऐसे पेंडुलम को हम क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम कहते हैं। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको मालूम कर लिए, टाइम पीरियड जो है उसको टी से जाहिर करते हैं। और सेकंड पेंडुलम का तो उसका टाइम फिक्स होता है, इसको याद रख लीजिए, सेकंड पेंडुलम का टाइम 2 सेकंड ही होता है। फॉर्मूला हमारे पास फ्रीक्वेंसी का क्या है, F इज इक्वल टू 1/T है। T हम लोग जानते हैं 2 सेकंड होता है, तो 1 को डिवाइड करें 2 से तो 0.5 हर्ट्ज आता है। ये एक MCQs ही बन सकता है आगे मेडिकल में या इंजीनियरिंग के अंदर। अगर पेंडुलम जो है वो एक सेकंड पेंडुलम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये फिक्स ही रहती है, ये चेंज नहीं होती। देखिए होपफुल कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। देखिए इस वक्त हमने एग्जाम्पल्स वर्क कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प जो पड़ता है यानी कि एकदम से वो गिर जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, तो ऐसा ऑसिलेशन जो डिक्लाइन कर जाए उसको डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। जिसकी एग्जाम्पल यहाँ पे फिगर भी दिखा रहा है हमारे पास। ये एम्पलीट्यूड होता है, देखें ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को जाहिर करता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो है वो वाई एक्सिस को जाहिर करता है। और ये इसका साइन एक वेव है हमारे पास, ठीक है, एक पल्स, एक वेव आ रही है हमारे पास, सिग्नल आ रहा है हमारे पास, जिसका एम्पलीट्यूड पहले ज़्यादा है, फिर देखें कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया। तो ये पॉजिटिव में भी कम हुआ, निगेटिव नीचे साइकिल में भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होता चला गया। तो कोई भी सिग्नल जो डिक्लाइन करके जीरो पे आ जाए, डेथ पे आ जाए, जीरो हो जाए, चाहे पॉजिटिव पीक से जीरो हो जाए चाहे नेगेटिव पीक से वो जीरो हो जाए, इट इज कॉल्ड डैम्प ऑसिलेशन। यानी कि जो ऑसिलेट किया था सिग्नल ये डैम्प हो गया, ये बिल्कुल जीरो हो गया हमारे पास। अब डैम्प कैसे होता है देखें, इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल दोबारा स्टडी कर लेंगे हम, जो हम पहले भी स्टडी कर रहे थे। देखिए मैं आपको ये लॉन्गिट्यूडनल वाले में दिखाऊंगा और दोनों केसेस में दिखाऊंगा आपको। देखिए ये स्प्रिंग वाला केस था, मैंने ये पहले भी आपको स्टडी करके बताया था कि ये इस वक्त इक्विलिब्रियम के अंदर है, जीरो के ऊपर। नॉर्मली ये इस हालत के अंदर है। जब इसको हम स्ट्रेच करके लेके जाएंगे किसी पॉइंट ए तक तो क्या होगा, इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जमा हो जाएगी। जैसे इसको रिलीज करेंगे तो यहाँ के रुकेगा नहीं, ये आगे जाके कंप्रेस कर देगा, बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा हमारे पास। अब जो इसके बाद जब बी से पे भी रुकेगा नहीं, क्योंकि अब इसमें एक और फोर्स रिस्टोर हो गई है जो कंप्रेस वाली हो चुकी है, फिर वो बाहर आएगा, लेकिन ये जीरो पे नहीं आएगा, ये ए की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन एग्जैक्टली पूरा ए पे नहीं पहुंचेगा, हल्का सा फर्क आ जाएगा। फिर वापस जब ये वहां से बी पे आएगा तो बी पे एग्जैक्ट नहीं पहुंचेगा, हल्का सा फर्क आ जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, ये ए से आहिस्ता आहिस्ता ये ए के को रीच नहीं कर सकेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये बी को भी रीच नहीं कर सकेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 ये रुक जाएगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। तो ये डैम्प फोर्स थी जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो रुक गया। अगर इसको रेगुलरली कोई एनर्जाइज करता रहता या एनर्जी देता रहता तो ये कभी भी रुकता नहीं इस और के ऊपर, ओ पोजीशन के ऊपर, ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता। लेकिन हमने फर्स्ट टाइम इसको स्टेज किया, थोड़ी सी रिस्टोरिंग फोर्स आई, जिस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसने 2 और 4 का मोशन किया हमारे पास। अगर इसको कंटिन्यूसली एनर्जी दे के रखें तो ये ए और बी के दरमियान में ही कंप्रेशन रिफ्लेक्शन करता रहेगा हमारे पास। लेकिन इसको हम वन टाइम देते हैं एनर्जी, इसलिए क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसके ये कम होकर रुक जाता है। इसका देखें एक और एग्जांपल है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का दिखाया था मैंने आपको। अब ये देखिए पेंडुलम को देख लीजिए, यहाँ पे पेंडुलम को उठा के हम यहाँ से यहाँ ले गए किसी पॉइंट को, फर्स्ट के लिए ये पॉइंट ए है, जैसे रिलीज करेंगे तो यहाँ के रुकता नहीं है क्योंकि इसमें एनर्जी होता है, इनर्शिया होता है, ये आगे मूव करता है। बी पॉइंट, इसको फर्स्ट कर लेंगे, बी पॉइंट है, यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब जब वापस आएगा रिटर्न होकर ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये फिर वहां पहुंचेगा, लेकिन एग्जैक्टली जिस पोजीशन पे पहले लेके गए थे ये वहां नहीं पहुंचेगा, उससे हल्का सा फर्क आएगा, फिर वापस यहाँ पहुंचेगा नहीं, हल्का सा फर्क आएगा, आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का फर्क बढ़ता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वहां पे यहाँ पे आके रुक जाएगा। दैट इज कॉल्ड डैम्प हो गई। ये ऑसिलेशन क्या हो गई, डैम्प हो गई, वापिस रुक गई अपनी जगह पे, क्योंकि इसको वन टाइम एनर्जी दी थी हमने। ये बाउल वाला भी एग्जांपल देख सकते हैं आप, क्या होता है, इसको उठा के यहाँ ले गए पॉइंट पे,
रिलीज किया तो ये रुका नहीं, आगे चला गया बी पॉइंट के ऊपर, बी से वापस आएगा लेकिन ओ पे रुकेगा नहीं, वापस कोशिश करेगा ए पे पहुंचे, लेकिन ए पे नहीं पहुंचेगा, स्लाइटली फर्क आएगा, तो वापस बी पे स्लाइटली फर्क आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, ये फर्क यानी इसका फर्क बढ़ता जाएगा, और वो डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वो जो बॉल है वो सेंटर में आके रुक जाएगा। जो किसकी वजह से होगा, डैम्प की वजह से होगा, फ्रिक्शन की वजह से होगा, या डैम्प फोर्स की वजह से होगा। ये देखिए इसको अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको भी स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। डैम्प ऑसिलेशन क्या है, तो कहता है ऑसिलेटिंग सिस्टम, एक ऑसिलेटिंग सिस्टम में ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फोर हो रहा है, चाहे लॉन्गिट्यूडनल में हो चाहे ट्रांसवर्सिव वेव में हो, कैन नॉट बी एज्यूम टू हैव अ फिक्स एम्पलीट्यूड, हम इसको एज्यूम नहीं कर सकते कि फिक्स एम्पलीट्यूड रहेगा, अनलेस एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू देम, जब तक उसको एनर्जी देंगे नहीं, जब तक उसका एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं रहेगा। कैन नॉट बी एज्यूम टू हैव अ फिक्स एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं रहेगा, अनलेस जब तक एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू देम, एनर्जी ना दें उसको, एनर्जी देंगे तो वो एम्पलीट्यूड उसका फिक्स रहेगा, अगर एनर्जी नहीं देंगे तो उसका एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं रहेगा। तीनों एग्जांपल अभी आपको मैंने दिखा दी। द रेजिस्टिव, जो रेजिस्ट हो रहा था, या डैम्प फोर्स थी, प्रोग्रेसिव रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। देखा दोनों बात ही कह रहा है, वो कह रहा है रेजिस्ट जो कर रहा था उसको, एक ग्रेविटी रेजिस्ट करता है, दूसरा क्या करता है, फ्रिक्शन होती है, चाहे एयर फ्रिक्शन हो, चाहे सब्सटेंस की फ्रिक्शन हो, चाहे स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो, कुछ भी फ्रिक्शन, आप रोलिंग फ्रिक्शन कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो। तो रेजिस्टिव या डैम्प फोर्स प्रोग्रेसिवली या रेगुलरली क्या करता है, रिड्यूस करता है एम्पलीट्यूड को ऑफ द ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करते करते डैम्प कर देता है, खत्म कर देता है, जीरो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अ नॉक अगेंस्ट अ टेबल कॉज द टेबल टू वाइब्रेट, अगर कोई टेबल है, टेबल पे हम हाथ मारें, तेजी से हाथ मारें, तो क्या होगा, एकदम से वो इर्तियाश हो जाएगा, उसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी, और वो 1000 किस्म की वाइब्रेशंस बनेंगी उसके अंदर, वो ऐसा ऐसा स्प्रेड हो जाएगी आउटवर्ड। तो कहता है कि नॉक किया हमने किसी अगेंस्ट अ टेबल को, काज द टेबल टू वाइब्रेट, टेबल ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। दिस वाइब्रेशन जो है आल्सो फैल जाएगा अवे ऑफन आफ्टर कंप्लीटिंग मेनी हंड्रेड्स ऑफ वाइब्रेशन, 100,000 वाइब्रेशन बना के वो डिस्पर्स हो जाएगा। तो क्या कहता है कि द ऑसिलेटिंग, कहता है एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इन विच फ्रिक्शन हैज एन इफेक्ट, फ्रिक्शन का कोई ना कोई इफेक्ट हो, इज अ डैम्प सिस्टम, उस सिस्टम को जिसमें कोई, किसी भी सिस्टम में अगर फ्रिक्शन है तो वो डैम्प सिस्टम है, अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्री ऑफ फ्रिक्शन है, तो वो डैम्प नहीं होगा, या उसको रेगुलर एनर्जाइज करते रहे तो वो डैम्प नहीं होगा। लेकिन बात जो इसने कह दी फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि वो, अगर वो उसको मुसलसल फिर भी आप एनर्जाइज करते रहे, तो अगर फ्रिक्शन मौजूद है तो वो रुकेगा तो नहीं, लेकिन तोड़ देगा, खराब कर देगा उस चीज को। कहता है इफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज सब्जेक्टेड टू अ फ्रिक्शनल फोर्स, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तीनों एग्जांपल दिखाई मैंने आपको, उसमें तो लगती फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे पास। द एम्पलीट्यूड आर फ्रीली ऑसिलेटिंग, एम्पलीट्यूड आसानी के साथ, आज़ादी के साथ ऑसिलेट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट को, प्रोग्रेसिव डिक्रीज, जो एम्पलीट्यूड है वो रेगुलरली क्या होता है, उसके साथ फ्रीली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। द फ्रिक्शन नॉट ओनली इफेक्ट द एम्पलीट्यूड, कहता है जो फ्रिक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिस्टम डैम्प्ड हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से सिर्फ यही नहीं कि एम्पलीट्यूड ही कम हो रहा होता है, बट आल्सो स्लाइटली रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, हल्की सी उसकी फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर देता है, वो कम कर, स्लाइटली रिड्यूस करता है, पूरी तरह से नहीं करता, हल्के सी करता है। एंड ऑसिलेशन डेट फेड्स अवे ओवर टाइम, और ये ऑसिलेशन जो थी ये फेड हो गई, फेड का मतलब है डिस्पर्स हो गई, देखें ये ऑसिलेशन थी ना, ये फेड हो गई, डिस्पर्स हो गई, एंड में जाके जीरो हो गई, फैल गई हमारे पास। तो कहता है कि एन ऑसिलेशन डेट फेड्स अवे ओवर टाइम इज कॉल्ड डैम्प ऑसिलेशन, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डैम्प ऑसिलेशन भी कहते हैं। कहता है द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन विच इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो कहता है कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम जिसमें रेजिस्टिव फोर्स आ जाए, कहता है प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव, थोड़ी सी भी क्या है कि रेजिस्टिव फोर्स होगी, तो वो ऑसिलेशन क्या होगी, वो डैम्प्ड होगी। एक वक्त आएगा, अगर रेजिस्टिव की ऐसे क्या होगा, एक वक्त आएगा कि वो जीरो हो जाएगी, ऑसिलेशन खत्म हो जाएगी। किसी भी सिस्टम में अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन है, इसका मतलब उसका फाइनल रिजल्ट क्या है, वो जीरो है, उसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाई है, शॉक एब्जॉर्बर दिखाया हुआ है।
अगर इसके ऊपर कोई भी वाइब्रेशन होती है, शॉक होता गया, जरा यहाँ पे देख लें आप, ऑब्जर्व देखिए, ये गाड़ी, ये बाइक्स में अक्सर देखा होगा आपने, देखिए यहाँ पे ये बाइक्स में लगे हुए होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, ये स्प्रिंग के टाइप के बने होते हैं हमारे पास। ये क्या करते हैं, ये कार में भी होते हैं, ये जरूरी नहीं बाइक में ही पाए जाते हैं, ये कारों में भी होते हैं, हैवी व्हीकल्स में भी होते हैं, नजर आ रहे हैं यहाँ पे आपको, हैवी व्हीकल्स में भी होते हैं ये सबके सब सस्पेंशन देखें, दिखा दी कार के दोनों एंड, दिखा दी सस्पेंशन लगे हुए हैं वहां पे। ये क्या करते हैं, जो वाइब्रेशन हुई है उसको वो रोकते हैं, उसको बॉडी को ज्यादा वाइब्रेट होने से बचाते हैं, ये हमारे पास एब्जॉर्बर कहते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं उसमें, देखिए यहाँ पे पिक्चर फिगर में ये कह रहा था, शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है, ऊपर स्प्रिंग होता है, नीचे साथ कनेक्ट होता है वो शॉक एब्जॉर्बर के साथ। सस्पेंशन आर्म भी अपनी जगह पे होते हैं वहां पे, लेकिन ये क्या होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, उसको सस्पेंशन को रोक लेता है। ठीक है, होपफुल कि आपको समझ में आया होगा टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज।